आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना जी, और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ये जो आप देख रहे हैं फ्रेम, इसके नीचे आपको एक सब्सक्राइबर बटन दिखेगा, उस सब्सक्राइबर बटन को दबाएं, चाहे उंगली से दबाएं और चाहे क्लिक करें। उससे क्या है कि सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और उस सब्सक्रिप्शन से ही आप हमको अच्छी तरह से फॉलो कर पाएंगे और बेल आइकॉन दबा देंगे, सब नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। और इस समय हमारे कर्नल साहब भी त्रिनेत्र चला रहे हैं, त्रिनेत्र को भी सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और याद दिला दें आपको, 21 मार्च 2026 को हमारा दी जयपुर डायलॉग्स मुंबई समिट है। कर्नल रैना भी वहाँ रहेंगे। आप आएँ, कर्नल साहब से भी मिलें, अन्य से भी मिलें। रजिस्ट्रेशन तुरंत करा लें क्योंकि मुश्किल से 100 सीटें बची हैं। तो चलते हैं कर्नल साहब के पास। कर्नल साहब, स्वागत है आपका जयपुर डायलॉग्स में। नमस्कार सर, धन्यवाद बुलाने के लिए सर। और ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मुंबई समिट। जस्ट अबाउट 3 हफ्ते बचे हैं, 3.5 हफ्ते सर, या 4 हफ्ते, महीना 28 का ना। ये तो 2-3 दिन कम कर दीजिए। साहब, आपके बगल में बड़ी हलचल चल रही है। सुंदरबनी से 5 किलोमीटर आगे मैंने सुना बड़ी हलचल चल रही है, और वहां पे सुनते हैं कि साहब कुछ लोग तो छोड़ के भाग गए। कह रहे मुख्तार नकवी जो है वो निकल भागा, कह रहा है कि साहब की लॉ एंड ऑर्डर से वजीर दाखिला है, वो होम मिनिस्टर सर। और अफगानिस्तान वाले जो है वो अपना सारा वो जो नए उनके पास वो आर्मर्ड कैरियर्स हैं उनको लेके रवाना हो चुके हैं। तो क्या होने वाला है? वैसे एक बात बताएं आप, पहले जब ये अफगान डिफेंस फोर्सेस होते थे ना, ADF क्या बोलते थे इनको? यस सर। तो ये जो तैयार किए गए थे अमेरिका की सहायता से, ये करीब 3 लाख हुआ करते थे लगभग। आज की डेट में अफगानिस्तान के पास कितनी फोर्स है? सर वो सारे के सारे, इफ यू रिमेंबर, जब ये भागा अमेरिका तो सारे तालिबान में शिफ्ट हो गए थे, बिकॉज ऑप्शन बड़ी क्लियर थी, तालिबान में आ जाओ जो मारे जाओ। और तालिबान यानी कि हमें पता है सर, सारे कबीलों को मिलके, इनका कोई कॉमन वैसा तो है नहीं, मोनोलिथ ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। तो अगर 3 लाख, वो उस टाइम कहते थे जी, कोई कहता था तालिबान 50,000 है, कोई कहता 1 लाख है, कोई कहता 20,000 है, बट वॉट एवर, तो वी कैन रफली से कि 3 लाख तो कंफर्म्ड है ही है सर। बट अफगानिस्तान भी बहुत बड़ा है और इसके अपने बॉर्डर्स हैं, तो 3 से 4 लाख के बीच में हो सकती है सर। बट वो फौज का रेलेवेंस नहीं है ना सर। पाकिस्तान को कुटने के लिए अफगानिस्तान को फौज नहीं चाहिए सर, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो साजो सामान नहीं है जो हमें अभी तक दे देना चाहिए था। कब से आपके प्लेटफॉर्म से भी बात होती है कि भाई इनको आप रिकॉग्नाइज करो और डिफेंस डील साइन करो उनको, क्योंकि आप अनरिकॉग्नाइज गवर्नमेंट को हथियार नहीं भेज सकते, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग, खैर सरकार को ज़्यादा पता होगा क्या रीज़न है, तो उसमें हम थोड़ा पीछे रह गए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आप भेज सकते हो सर, कभी मेडिकल सप्लाई, कभी कुछ उसमें कुछ भी, बट कहीं बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आप उसको छुपा नहीं सकते। तो ये हो जाना चाहिए था। इन एनी केस सर, अफगानिस्तान जो है वो
अफगान जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं सर। और आपको पता है सर, गुरिल्ला वॉरफेयर में नंबर्स एक्चुअली मैटर नहीं करते, इट्स टेरेन एंड वो तो टैक्टिक्स। 15-20 हजार बलोचों ने नाक में दम कर रखा है पूरी ना ना, बिल्कुल सर। और ऊपर से पाकिस्तान हमको की। ये भी पता है सर, टीटीपी और बलोचों का भी एक टाई है, तो पूरा एक जो आग लगी पड़ी है। अगर आप थोड़ा सा आई थिंक किसी सैटेलाइट स्टेशन से देखेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो हाइपोथेटिकल आग जो है पूरी फैली हुई है। पर उससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं सर, इसका रिप्रिकॉशन मेरे को कैसे हुआ। तो आपने सुंदरबनी की बात की, अभी 3-4 दिन पहले सर मैं ना अपनी मदर का एक कुछ अकाउंट खोल रहा था। उनके कुछ पुराने शेयर थे, बड़े 10-20-25 साल पुराने, उसको डीमैट किया। तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलना था, उसको ऑनलाइन जाना पड़ता, फोटो फोटो खिंचवानी पड़ती है। जैसे मैंने क्लिक किया ना सर, तो सिस्टम कहता है, स्टॉक होल्डिंग का सिस्टम, यू आर सिटिंग इन अ फॉरेन कंट्री, अकाउंट कैन नॉट बी ओपन। भैया यार, लाइन ऑफ कंट्रोल से 6-7 किलोमीटर अंदर है हम, 6-6.5 किलोमीटर। पर वो इतनी सेंसिटिविटी बढ़ गई है सर कि अब हमें भी वो पाकिस्तानी बोलने लगे। बट हालात एक्चुअली बहुत ख़राब हैं सर। और अफगानिस्तान में हालांकि उनके हैंडल्स आज डिक्लेयर कर रहे हैं कि आज की रात क़यामत की रात है, बट ऐसा मुझे लगता नहीं। ये जो आप कह रहे हैं ना सर, एपीसीज और टैंक्स जो बख्तरबंद गाड़ियां लेके बॉर्डर पर रवाना हुए हैं, वो तो इनके ड्यूरन लाइन के ऊपर इनकी पिटाई तो करेंगे, वो तो गारंटी है, पिछली बार भी किया था। क्योंकि अफगानों के ऊपर भी प्रेशर है सर, जो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट इतना ज़्यादा है सर, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नहीं है सर। आप और हम ही हैं जिनको हमें थोड़ा शत्रुबोध कह लो, या पाकिस्तान से नफरत। यहाँ तो पाकिस्तान की अमन के एसोल्स, और वो जिनका दिल धड़कता है पाकिस्तान, और जिनके ट्वीट्स वहाँ से आते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे पाकिस्तान है। अफगानिस्तान को ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर, वो अफगान है। और थोड़े आईएसकेपी जो उनका विरोध कर रही है थैंक्स टू पाकिस्तान, बाकी तो उनका फंडा बड़ा क्लियर है। तो उन्होंने आके ड्यूरन लाइन पे तो करना है, और उसमें आपको फिर वही पैंट्स और वो उनके निकरें दिखेंगी, वो घुमाते हुए काबुल में एग्जीबिशन लगाएंगे। बट मार जो लगानी है सर, मेरी जो समझ है, अफगानिस्तान मारेगा पाकिस्तान को अंदर आके, और पाकिस्तान पंजाब के अंदर। लास्ट जो इनका एक इनकाउंटर हुआ और उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे, 6 इनके टीटीपी के कार्यकर्ता, और बाकी 8 निकल गए थे। ये मियांवाली में हुआ था, इमरान खान के होम टाउन में। तो ये अफगानों का रिवेंज जो है सर, वो आपको बलूचिस्तान में तो शायद दिखे ना दिखे, केपीके में जैसे वो मार रहे हैं वो तो मारते रहेंगे, लेकिन इनकी मुझे लगता है इनको सिविल टारगेट्स को हिट करेंगे, बिकॉज उन्होंने उनके सिविलियन को मारा है। तो सिविलियन को मारने का बदल जिनका जो इनका ट्रेडिशन है, वो पंजाबियों को मार के अफगान लेंगे। और ये लग रहा है कि एनी डे, मे नॉट भी आज रात, वो ऐसे लोग कहते रहते हैं हैंडल पे। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है सर, पहले भी हमने बात की थी कि जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, और जो जिस तरीके से जो उसका पिटाई हो रही है, ऊपर से यूएस भी लग रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ने को भी भारत की तरफ हाथ मिला रहा है, और सब जो डेवलपमेंट अगर देखें, तो मुनीर के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उसने कहीं ना कहीं पंगा बाहर खड़ा करना था। ट्रिगर मिला कि इनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब मारा गया। पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर मरता है तो उनको थोड़ी सी दर्द होती है, बाकी जवान जून मरते हैं वो कोई मतलब नहीं, वो तो शहीद हो गए। तो इन्होंने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे साथ कुछ पंगा करेंगे या अफगानिस्तान। अब हमारे साथ करेंगे तो पिटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका ये मतलब नहीं कि नहीं करेंगे, वो करेंगे सर। यहाँ भी हम एक्सपेक्टिंग थोड़ा कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी होगी। अभी कैप्सूल पकड़ा गया जो बांग्लादेशियों का, तमिलनाडु और दिल्ली से, इट्स जस्ट एन इंडिकेशन। तो उन्होंने एक वीक वाला, सो कॉल्ड मिलिटरली वीक एनिमी चुना या एडवर्सरी चुना, अफगानिस्तान। उसका रिप्रिकॉशन क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर सर, कि इंस्टेड ऑफ जब ये बाहर पंगा करते हैं तो पूरे पाकिस्तानी इकट्ठे होकर जिहादी बन के उस देश की तरफ गाली निकालने लगते हैं। यहाँ हुआ क्या कि पीटीआई ने कहा कि एक इस्लामिक जो भाई है हमारा, उस मुल्क पे क्यों किया अटैक। तो ये अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना, जो प्रेशर रिलीज करने के बजाय उनके अंदर भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। अब पूरे केपीके में इवन मौलाना डीजल वो कह रहे हैं, भाई क्यों आप अपने भाइयों को क्यों मार रहे हो, हम सारे मुसलमान हैं तो क्यों मारते हो। सो ये करके एक और गहरे खड्डे में घुस गया पाकिस्तान, और इसका खमियाजा उसको आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। और जैसे हम सब समझते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं सर, कि बिना मतलब कोई ज़्यादा रिटोरिक रेज किए हुए, कि पाकिस्तान आर्मी की जितनी ग्रिप वीक इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, इतनी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। तो नकवी भागा नहीं भागा, आई एम नॉट वेरी श्योर सर, बट वो दिन दूर नहीं है जब आपको ये भागते हुए नजर आएंगे। इनके कोर्ट मार्टल्स भी भागते हुए नजर आएंगे, फौजी भी भागते हुए नजर आएंगे। और अगर हम कुछ ऐसे वहां से तो हैंडल्स हैं भागे थे ना आपके क्वेटा से। ये तो भागते रहते हैं सर। क्वेटा तो इतना बड़ा कैंटोनमेंट है सर, और ब्रिटिशर्स के टाइम का कैंटोनमेंट है, कोर हेडक्वार्टर वहाँ बैठा हुआ है।
और सिविल हॉस्पिटल में BLA वाले इलाज करा रहे थे अपना। एक तरह से देखा जाए सर, क्योटा 2 पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, बट वो अभी 2 डबल मार पड़ती है उस तरफ। BLA भी उधर इन्फ्लुएंस रखता है और TTP भी इन्फ्लुएंस रखती है। वो वजीरिस्तान का वो पूरा जो इलाका है, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, और ये सारा सर भी कॉमन होना शुरू हो गया। मैं तो कह रहा हूँ एक फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है दोनों में, बाकी अदरवाइज तो हाथ उनके मिले हुए हैं। तो इसको नहीं कर सकता सर दे। और जो खबरें जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, उसमें वो सट्टे भी बहुत मारते हैं वैसे, उनकी बात यकीन करें तो बहुत सारे रेजिग्नेशन लेटर्स पड़े हुए हैं और पेंडिंग पड़े हैं, पीपल वांट टू रिजाइन एंड गो। तो आप सर, ये तो पाकिस्तानी है। वो देखो जो बेड़ा आया है अमेरिका का, पहले डिप्लॉयड था वो कैरिबियन में वेनेजुएला के ऊपर, ये GR फोर्ड, और अभी वो आ रहा है गल्फ में, जिसके ऊपर 4,500 सेलर्स हैं, उनके वॉशरूम्स काम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली वही कल मैंने पढ़ा था, है ना सर, तो उनके वॉशरूम्स काम नहीं कर रहे। 4,600 तो उसमें लोग हैं और वॉशरूम शायद 406 हैं। हाँ, और उसमें खराब पड़े हैं ना सर। तो 100 लोगों पर अगर एक वॉशरूम होगा तो कैसे काम चलेगा? और 45 उसमें से भी मिनट खराब पड़े हैं बहुत सारे। बढ़िया बात है कि 45 मिनट का वेटिंग टाइम है सर। और कुछ सेलर्स ने अपनी T-शर्ट्स टॉयलेट में डिस्पोज किए हैं। इनके तो बेगैरत लोग हैं ना सर। इनका यही तो कल्चर है कि जूते पहने हुए आके सामने पैर टेबल पर रख के बैठ जाएंगे, बेड के ऊपर चढ़ जाएंगे जूते पहन के। तो ये चीज़ें फेंकना, वॉशरूम में फेंकना, इनकी जो क्रूज शिप्स में, या पुराना को भी इनका वीडियो देखेंगे, क्रूज शिप्स में प्रॉब्लम है उनकी। वो कहते हैं वो कुछ भी डाल देते हैं कमोड में। तो यहाँ जो प्रॉब्लम क्या है कि सेंसर से अटैच्ड है टॉयलेट्स, तो एक जब उस बेल्ट के या 10 टॉयलेट्स का जो ग्रुप है उसमें अगर एक खराब होता है ना, तो वो 9 और भी साथ में खराब हो जाती हैं। तो वो लोग रिजाइन करना चाहते हैं। नो, यूएस के नेवल फोर्स के जो बंदे उस ऑन बोर्ड हैं, जो घर से दूर हैं इतने महीनों से, वो कहते हैं भाई हमारी जान छुड़ाओ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जैसे मार पड़ रही है इनको, सहूलियत नहीं है, तनख्वाह में भी चक्कर है, राशन कभी आता नहीं आता है, ये हाल हो रखा है। तो उसमें कितना मोरल हाई होगा सर। सो अभी दर्शक कहेंगे हम रोज पाकिस्तान के बारे में बात करने रहते हैं, हम ना कई बार बात भी नहीं भी करेंगे, पर ऐसा है वो कंबल, मैं कंबल को छोड़ता, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। सामने इतना बढ़िया डांस हो रहा है और हम उसको देखें भी नहीं। एब्सोल्युटली। और जब देखेंगे तो उसकी बात तो करेंगे। और रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। कोई दिन नहीं जाता, यू आर राइट सर, एक दिन नहीं जाता जिसमें पाकिस्तान के अंदर कुछ अभी तक तो अफगानिस्तान वाले जो थे वो खाली आपके इंडस तक कह रहे थे कि हमारा एरिया है, केवल अटक के जो बाउंड्री थी, अटक से कटक हमारा, और अटक से ऊपर, अटक से कटक हमारा, और लेकिन कटक से अब तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इस्लामाबाद का ये जो पूरा जो मरगल्ला हिल्स है ये भी हमारा है। चलो अच्छी बात है सर, ले लो। बुरा हाल है सर। और इस्लामाबाद तो बड़ा खूबसूरत शहर है, एक तरफ पूरी पहाड़ियां हैं उसमें, और जो ये मरगल्ला हिल्स जिसको बोलते हैं जो इलाका है, ये तो बड़े पॉश लोगों का इलाका है जी। तो कह रहे मरगल्ला हिल्स तो हमारा है, अफगानिस्तान ने कह दिया। आपको याद है सर जब स्वात में TTP ने आज से बड़े साल पहले जब शुरू हुआ था, तब भी वो मरगला हिल तक पहुंच गए थे, मतलब खबरें आनी शुरू हो गई थी, मरगला तक पहुंचे नहीं थे मरगला, बट दे वर एमिंग टू कम टू मरगला। मतलब वो जो वैली थी उस पे आप चढ़िए तो आप मरगला पहुंच जाते हो। हाँ, उसका जो साउथ एज तो मरगला ही है, उसके आगे स्वात है बिल्कुल। तो दे आर देयर सर। बट आप थोड़ा सा अगर डिस्पैशनली पूछें कि पाकिस्तान के पास चॉइस क्या है सर, हमारे साथ वो नाक रगड़ के माफी मांग के चलो हम छोड़ भी दें, अफगान जो है वो तो कर नहीं सकता साहब की, वो तो उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आप जो है वो काफिर के सामने नाक नहीं रगड़ सकते। सर ये किताब आप और हम पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते अनपढ़ लोग हैं। आपको पता है ये शहबाज शरीफ और उसकी जो वो जो जहाज खरीद के वैलेंटाइन डे वाले दिन आसिफ मुनीर के साथ एक फ्लाइट टेक ऑफ करके वापस लाहौर में लैंड की है आफ्टर 40 मिनट्स आई थिंक, ये आपको लगता है कुरान पढ़ने वाले लोग हैं सर? ये तो ऐसे ही है। कुरान इज अ वेपन जिसको यूज करके अपने पॉलिटिकल इस्लाम चलाते हैं सर, इनको कोई मतलब नहीं। और हम तो कब से कह रहे थे इसमें मेरी जो है आपसे असहमति है जी।
इस्लाम के कोई डिविजन्स नहीं है। ये जो आप कहते हैं ना पॉलिटिकल इस्लाम, जैसे कि ये कोई चीज़ अलग हो कि पॉलिटिकल नहीं नहीं इस्लाम अलग अलग नहीं है, है। हाँ नहीं नहीं स्पिरिचुअल अलग नहीं है। इस्लाम अलग है, नो ऐसा तो नो नो कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअल कहाँ, स्पिरिचुअल तो मैंने बोला ही नहीं, जब मेरी जुबान कट जाए अगर मैं ऐसी चीज बोलूं। कि वो हाँ देयर वन वन बस यूज्ड एज अ दिस थिंग ना सर, पॉलिटिकल वेपन ही तो जैसे है कई ये। लोग कहते हैं कि साहब सूफिज्म इज स्पिरिचुअल इस्लाम, क्या बात है। आपका कश्मीरी सूफिज्म। हाँ सूफीज्म इज जिहाद बाय अदर मींस। जिहाद भाई उधर मीन्स वो सूफी आपके जितने भी थे, आपके शाह हमदान से लेके, और वो कौन सा आया था वो शिया जो था वो, मैं तो सर हमदान को भी शिया मानता हूँ, आप मानते नहीं हो। कागज किताबों में लिखता है हमदान शिया नहीं है, बट मुझे तो वो शिया ही लगता है, पता नहीं क्यों। मेरे दिल वो दिमाग में घुसी हुई नहीं चीज को शिया। वो बन गया था, क्या बोलते हैं, उसने इनका बुलबुल शाह की शागिर्दी कबूल कर ली थी। वो जो हमदान था वो यहाँ आया था, वो कुरबवी कुरबावी सेक्ट का अच्छा था वो। तो वो कुरबावी तो था, जो लेकिन सुन्नी। ये बुलबुल शाह तो कादरी थे, हम्म। तो वो कादरी बन गया था, अच्छा तो इसलिए उसको सुन्नी कहते हैं। और फिर वो जो था ना, क्या है वो, अराकी अराकी क्या नाम था उसका, शमसुद्दीन अरक्की। अराकी, हाँ तो वो शिया था। वो शिया था सर एब्सोल्युटली। वो शिया था, तो सर जुल्म तो जिया दोनों में एक से किसी ने ही कम नहीं किया। कोई है ही नहीं। और जिना कौन सा सुन्नी था सर, उसने तो सुन्नी देश बना दिया। तो इनकी ये जलेबियां सी उसको तो इमरती यही नहीं बोर्ड पता था जलेबी। कि साहब की शिया नमाज और सुन्नी नमाज में क्या फर्क है। सर उसने सीख ली थी वैसे मरने से पहले, वो सुन्नियों के साथ नमाज पढ़ता था लास्ट में। उसको कोई आपके जैसा गुरु मिल गया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। लेकिन तो आप ये ईरान के फेवर में, आपके यहाँ तो बड़े कश्मीर में शिया लोगों ने बड़े जुलूस जुलूस निकाले, पहले तो नहीं निकालते थे, ये क्या हुआ? अच्छी बात है ना सर। एक कॉन्फ्लिक्ट जोन थी जहाँ पे एक ही आवाज़ उठा करती थी, और वो आवाज़ ठेकेदारी लेके बैठी थी कश्मीर के। ये एक मैं इसको बड़ा अच्छा अचीवमेंट मानता हूँ सर। शायद जो देखने में ना लगे लोगों को, बट वैली से एक ऑल्टरनेट आवाज़ उठना, और वो पॉलिटिकल आवाज़ भी उठ रही है मेहदी की, वो भी शिया है जो उमर अब्दुल्ला के पीछे पड़ा रहता है। उमर तो इसे अब्दुल्ला ने तो बनवाया उसको एमपी। हाँ उसी का एमपी है, उसका अपना एमपी है वो, मगर द फैक्ट रिमेन्स कि, और हम सबको पता है सर एक लेवल के बाद उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, बिकॉज अभी तक वो गेम खेल रहा है सेंटर में। जैसे और ऊपर आएगा ना सर, तो उसको पर ठप्पा लग जाएगा कि ये शिया है और ये हमारे कश्मीर में करना चाहता है सुन्नी के खिलाफ, तो इसको फिर कश्मीरी साथ छोड़ देंगे। अभी उस इट जस्ट टेक्स वन स्पीच, गांदरबल में जिस दिन स्पीच किसी ने दे दी, हजरत बल में, सॉरी नॉट गांदरबल, तो इसकी हवा निकल जाएगी। बट उससे पहले ये तो हो रहा है कि एक दूसरी आवाज़ जो कि 45-50 साल तक चूं नहीं करते थे, मुहर्रम का जुलूस निकाल के नहीं, आजकल वो रात को मशाल लेके पूरी पूरी स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। तो फॉर ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे ये अच्छी चीज़ है सर, इट्स अ गुड डेवलपमेंट, वी शुड वेलकम इट। दैट्स राइट। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाकया चल रहा है, तो क्योंकि आपसे बातचीत होनी थी इसलिए मैंने उसके बारे में और डिटेलिंग नहीं की। ये जो आ रहा है कि ये पूरा जो मॉड्यूल काम कर रहा था जम्मू में, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सैफुल्ला नाम का एक कमांडर एलईटी का, वो भी मारा गया है, और अभी लेटेस्ट इसमें 7 मारे गए हैं, और पूरा जो ऑपरेशन है वो 326 दिन तक चला है। तो और वो किश्तवाड़ वगैरह, आप मेरे ख्याल से आपकी आरआर भी वहीं डिप्लॉयड थी एक ज़माने में। नहीं मेरे वाले नहीं, बट वहाँ पे आरआर है, एक सेक्टर है अलग से। मैं तो हम्म। रजवार में था, फॉरेस्ट इसमें कुपवाड़ा में। अच्छा, कुपवाड़ा, तो वो तो यस कश्मीर में। सर। बट तो इसके इस ऑपरेशन के बारे में बताइए। ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बार चला था ना ऑपरेशन सर्प विनाश, इधर आपके जनरल लिद्दर ने चलाया था। सूरनकोट। यस सर, जनरल लिद्दर के टाइम पे हुआ था सर वो। हम्म। वो तो बहुत बड़े स्केल पे था, और उसमें तो ना कोई फिगर्स वेरी करते हैं, कोई 75 कहता है, कोई कहता है 125 टेररिस्ट मारे थे। बट वहाँ स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी सर। वो बेसिकली क्या था कि उनका एक गढ़ बन चुका था, एक रेड जोन बनी हुई थी, जिसको इन्होंने बाद में फिर बड़े तरीके और से वो कश्मीर से भी पाकिस्तान से एडजॉइनिंग एरिया था। हाँ बिकॉज वो फिर सामने लाइन ऑफ आपको दिखता है, मेंटर के सामने पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। एरिया टफ है, छुपाव है, पीर पंजाल सर, जहाँ पे अभी 2 साल पहले भी काफ़ी गदर मचा हुआ था, दैट सेम एरिया। और
कुछ ऐसे हो गया था कि सर बिकॉज वहाँ से एंट्री करके आपके पास ऑप्शन है कि टेररिस्ट जो है वो सीधा पीर पंजाल क्रॉस करके वैली में उतर सकते हैं और पीर पंजाल के ऊपर ऊपर चलते हुए किश्तवाड़ में आते थे। तो वो उनका ट्रांजिट हब बन गया और वो ऐसा बना कि जब उसको टैकल करने का टाइम आया, और वो भी एक सर्दी ठंडे मौसम में किया था, बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो ट्रुप्स, विक्टर फोर्स के ट्रुप्स पीर पंजाल में चढ़े थे कश्मीर की तरफ से, नॉर्थ से। और ये जो रोमियो फोर्स जो जिसने जनरल लिद्दर जिनके जीओसी थे, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, पैरा एसएफ के थे वो, उन्होंने अपनी फौज चढ़ाई थी इधर से साउथ से, और फिर उन दोनों घेर के उन्होंने बीच में 9SF ने काफ़ी अच्छा काम किया था उसमें, और आरआर थी, गढ़वाल बटालियन, इन्फेंट्री भी थी, बहुत बड़ा प्लान, वो तो बहुत बड़ा स्केल का था। इसमें क्या था सर, ये बहुत लंबा ऑपरेशन था, सर्व विनाश इतना लंबा नहीं था, दैट गॉट ओवर आई थिंक 1-1.5 महीने में खत्म हो गया था सारा। ये तो सर 1 साल लगभग, और दर्शकों को भी आ गए 1 साल में, अभी सर्दियाँ अभी बीती हैं, तो सर्दियों के महीने भी। और किश्तवाड़ क्योंकि उसकी टेरेन बहुत टफ है सर, ये पूरा पीर पंजाल तो वैसे ही टफ है, जब किश्तवाड़ में भी आप उतरते हो, क्योंकि आगे किश्तवाड़ जो है उसकी लोकेशन है, बीच में पीर पंजाल है और उस तरफ कश्मीर और इस तरफ किश्तवाड़ है। और जो दूसरी रिजेस हैं जैसे इधर से निकलती हैं, अगर आप तो खैर इधर आए हुए हैं सर, पत्नीटॉप वाली जो रिज है जिसको ऑफ शूट मानते हैं पीर पंजाल की, हालांकि वो ऑफ शूट टेक्निकली है नहीं, तो ये बहुत रगड एरिया है सर, फॉरेस्टेड है, पॉपुलेशन भी 50-50 है ऑलमोस्ट। और जो डोक्स हैं दूर दूर के इलाके में, तो उन वहाँ पे, हालांकि किश्तवाड़ वो भी जगह है जहाँ पे पहले वीडीसी बनी, पुराने ज़माने में वीडीसी जिसको बोलते थे, तो वहाँ के लड़के फाइटर्स हैं सर, वो वहाँ की पॉपुलेशन ने अपना घर नहीं छोड़ा, डिस्पाइट 90s में डोडा किश्तवाड़ में बड़ा आतंक मारा, बसें रोक रोक के पंजाब की तरह हिंदुओं को उतार के मारा जाता था, लेकिन लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े सर, लड़ते रहे ऑलमोस्ट। फिर जब बाद में इनकी जब वीडीसीज बनी, फिर एसपीओज में किश्तवाड़ के एसपीओ और वहाँ के एसपीओ में क्या फ़र्क है कश्मीर में सर? कश्मीर में एसपीओ कौन है? स्पेशल पुलिस ऑफिसर जिसको कहते हैं, बेसिकली टेम्पररी, वो सरेंडर्ड मिलिटेंट होते हैं। कश्मीर में सरेंडर्ड मिलिटेंट को एसपीओ का काम मिलता था पहले, अभी भी है। किश्तवाड़ में हिंदू लड़के खुद वॉलंटियर होके, जिनको टेररिस्ट एक्सपीरियंस कुछ नहीं, हथियार चलाने की कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो खुद वॉलंटियर होके एसपीओ बने हुए हैं। वो एक फ़र्क है जो हमें समझना चाहिए। तो इसलिए डिस्पाइट दिस हेल्प, एसपीओज की हेल्प, 50% पॉपुलेशन आपके साथ है, कश्मीर में तो कोई भी आपके साथ नहीं था पहले, तो भी सर टेरेन ऐसी है, इतनी मतलब खतरनाक ही कहूँगा उसको मैं, और छोटा ग्रुप जब है सर उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर 70-80 टेररिस्ट हो ना सर, एक्चुअली वो सुनने में लगता है बहुत है, लड़ने में टाइम लगता है, लेकिन उनको वो दिख जाते हैं, 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, ये 8 का जो ग्रुप आया था, ये अभी आप समझ लीजिए 1 साल उन्होंने, वो सैफुल्लाह तो खैर 2 साल से यहाँ पे था, पाकिस्तानी। इसमें एक और जो चीज़ जो एज अ एक्स राष्ट्रीय राइफल्स मेरे को हमेशा लगती थी कि आरआर के जो कंपनी कमांडर्स होते हैं सर, उनको अपने इलाके का चप्पा चप्पा पता होता है। मैं इस बारे में बड़ी बार बात की है कि एसएफ को बाहर से लाते हैं, उनको एरिया का टेरेन का पता नहीं होता, तो कई बार कैजुअलिटीज वगैरह जब ऑपरेशन निकल जाते हैं हाथ से। आरआर वाला तो सोता जीता वहीं पे लोगों से मिलना, वो सारी मेल मिलाप उसका होता है। इस ऑपरेशन की यूनिक बात ये थी सर कि आरआर की बटालियन तो 3 या 4 बटालियन तो लगी हुई थी, 2SF जिसका कल वो टाइसन का भी फोटो आ रहा है, टाइसन को बाय द वे सीआरपीएफ ने ट्रेन किया था, अभी इनके साथ है, तो वो 2SF भी ऑलमोस्ट ये सारे 326 डेज में वो भी साथ थी। अदरवाइज एसएफ का जो रोल है ना सर, एक्चुअली कन्वेंशनल रोल एसएफ का दुश्मन के लाइंस के पीछे, बिहाइंड एनिमी लाइंस। हमारे यहाँ ये शुरू हो गया टेररिज्म, तो ये इसमें ऑपरेशन के होते हैं, लेकिन ये इतना लंबा ऑपरेशन नहीं करते, दे कम स्ट्राइक एंड गो। जैसे आपने देखा होगा वो डोक में हुआ था कुपवाड़ा में, जहाँ इनके 4 जवान गिर गया था तोंदा बर्फ का और आमने सामने आ गए थे, 5 की टोली ये थी, वो 4 थे, 5 थे, 4 इन्होंने, 4 इनके भी खत्म हुए और 4 टेररिस्ट भी मारे गए थे। तो दे कम फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स, पिन पॉइंट। आसान नहीं होती सर, बिकॉज ये भी नहीं होता कि वहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं होता सर, दे गो और सर्च एंड डू इट, बट इट गेट्स ओवर। तो यहाँ ये भी सर, दिस वॉज अ यूनिक फीचर कि 2 पैरा एसएफ भी इस पूरे साल भर के अभियान में साथ थी। तो दे आल्सो, अब 1 साल आप एक एरिया में ऑपरेट करते हो तो फिर सारी समझ आ जाती है सर। और इट्स बीन अ वेरी क्लीन सक्सेस, बहुत 3 टेररिस्ट को मारना, और टाइसन को भी चलो फ्लैश वुंड हुआ, उसकी भी बोन बच गई, वो उसको ले आए एयरलिफ्ट करके। सो वेरी गुड ऑपरेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिकॉज बीच में जितने ऑपरेशन हमारे हो रहे थे, हमारे भी अपनी भी कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा था। और ये सही, ये वाली बार बार घेर रहे थे, बार बार हमारी कैजुअलिटी होती थी, वो भाग जाते थे। सर हम लोग फायर करने से पहले सोचते हैं ना सर, सामने टेररिस्ट हो
उसको आप 100% पहचान पाओ बड़ा मुश्किल होता है सर। हम जैसे आप आपस में बात करते हैं सर, हम मिले हुए हैं आपस में, हम पहचानते हैं। एयरपोर्ट पे कितने बार लोग आते हैं और पहले नाम पूछते हैं, क्योंकि हमें जो स्क्रीन पे लोग देखते हैं और जब हम सामने एक्चुअली फिजिकली मिलते हैं तो भी पहचानने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अब एक फोटो है आपके पास टेररिस्ट का, वो सामने दिख भी जाए सर किसी घर के बाहर, फिरन पहना हुआ है, हथियार नजर नहीं आ रहा, तो फौजी फायर नहीं खोलता। हम यही मान के चलते हैं कि सिविलियन है, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, दे जस्ट फायर, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। तो हमारे काफ़ी टाइम टेररिस्ट इसलिए भी निकल जाता है घेरे से कि हम लोग सोच रहे हैं कि सिविलियन ना मारा जाए। तो खैर अभी इनका हो गया संस्कार बहुत अच्छी तरह से, फर्स्ट क्लास रोस्ट हुए हैं, और यही तरीका है, ऐसे करना चाहिए। एक टाइम था सर जब हम लोग वैली में जब 90s में ऑपरेट करते थे ना सर, तो हाउस इंटरवेंशन वाज द ऑर्डर ऑफ द डे। शक है तो घर के अंदर घुसो। अब घर के अंदर घुसने में सर आपके पास आपका रिस्क जो है इतना बढ़ जाता है, जितना मर्जी आप ड्रिल करो। घर के अंदर आप कश्मीरी घर में देखेंगे तो कैसा होता है सर, अंदर मेन अंदर दरवाजे से अंदर घुसते एक कॉरिडोर सा होता है, दोनों तरफ कमरे होते हैं और सामने सीढ़ियाँ ऊपर जा रही होती हैं। तो अगर सामने सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ है, वो आपको दरवाज़ा खोलते ही वो ठोकेगा। अगर किसी लेफ्ट राइट के रूम में भी है, आपको पहले मेन दरवाज़ा तोड़ना है, फिर आपको हर कमरे के दरवाजे को किक मार के घुसना है। उसको 4 कमरों में वो कमरा चुनेगा जहाँ उसके पास प्रोटेक्शन है। जैसे अनाज पड़ा हुआ है, अनाज के वो बड़े बड़े से लोहे के वो बने होते हैं गड्ढे, उसके पीछे बैठा हुआ है, आपकी गोली उसके पहुंच नहीं सकती, पर वो ही इज वेटिंग फॉर यू। तो हाउस इंटरवेंशन में हमारी बड़ी कैजुअलिटीज होती थी। फिर एक टाइम आया, एक पॉलिसी कह लीजिए अनरिटन पॉलिसी आई, भाई सिविलियंस घर से बाहर निकालो, एक बार टेररिस्ट बचता है तो अपनी जान मत उड़ा दो, घर को उड़ा दो। और ये होता रहा। अभी जो ये वाला इनकाउंटर, पिछला गुफा वाला जो इनकाउंटर हुआ, केव में जो पिछला इनकाउंटर हुआ था, दोनों में इनको अंदर ही रोस्ट कर दिया गया, क्योंकि वो कैपेबिलिटी है अपने पास, ऐसे हथियार भी हैं जो आपको 2 मिनट में तंदूरी बना देते हैं। तो आई एम हैप्पी कि ठीक है, जब कैपेबिलिटी है तो इनको क्या बख्शना। बाकी जिस घर के अंदर बैठे हैं सर, वो भी इंटेलिजेंस इतनी होती है कि पता होता है कि ये विलिंग होस्ट है कि अनविलिंग होस्ट है। बिकॉज जैसे आप हैं सर, आप सज्जन हैं, देश प्रेमी हैं, लेकिन फैमिली वाले हैं और अकेला घर आपका डोक पे कहीं जंगल में है और आपके घर में बच्चे हैं और साथ में 4 टेररिस्ट अंदर आगे बंदूक ले, तो आप क्या कर पाओगे सर? एक्चुअली नॉर्मल सिविलियन क्या करेगा सर? तो वो उसका एक होस्ट बन जाता है, फोर्स, खाना भी खिलाएगा, रात को रहने का भी देगा, जो भी डिमांड करेंगे। तो ऐसे वाले घर जब नुकसान होते हैं तो उसको सरकार कॉम्पनसेट करती है। फोर्स सबसे पहले उसको रीबिल्ड, मैंने खुद करवाए हैं सर, मेरे अपने ऑपरेशन में ऐसे हुआ था, तो हमने गांव वाले साथ लगा के फॉरेस्ट वाले से लकड़ी लेके, हाँ अगर वो घर ऐसा है जिसके अंदर हाइड आउट बनी हुई है और जो जो विलिंग होस्ट है जिसने पैसे ले रखे हैं, फिर उसको फिर बुक किया जाता है OGW, फिर उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलती। सो बड़ा अच्छा एक क्लासी ऑपरेशन था, एक टफ ट्रेन थी, और महादेव की कृपा से सब ठीक ठाक वापस आ गए, इंक्लूडिंग टाइसन। तो इसे गुड न्यूज़ 2026 की दूसरी, पहले केब में मारे, अभी ये मारे। एक चीज, जो कोर कमांडर है वहाँ के, मिस्टर बाल, जनरल बाल, हाँ वो जीओसी हैं, कोर कमांडर जनरल मिश्रा हैं। अच्छा, ये जीओसी तो जीओसी हैं, डिव जीओसी कमांडर हैं। आरपीएस बाल की मैं देख रहा था, उनकी जो थी, वो कह रहे थे कि साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो भी उनको सपोर्ट दे रहे थे वो सब वेल आइडेंटिफाइड है पुलिस द्वारा, और उनके खिलाफ जो है वो प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। व्हाट डज दैट मीन? इस एरिया में जो ये आपका भदरवा किश्तवाड़ एरिया है, इसमें तो सपोर्ट इनकी इतनी पहले नहीं थी। नहीं सर, है ना, डेमोग्राफी 50-50% है। और ये छात्रों पाडर, अभी पाडर जैसे पूरा बुद्धिस्ट इलाका था किसी जमाने में, छात्रों ये जो किश्तवाड़ के आगे का इलाका है, तो यहाँ पे है। और ये जो आपने जो सवाल पूछा है, इसका बड़ा सिंपल जवाब वो है सर, कि किसी को दिल्ली में समझ आ गया कि ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके पीछे छुप के करते रहते हैं ना। तो टेररिस्ट मारे, बहुत अच्छा हुआ। टेररिस्ट से ज़्यादा खतरनाक वो इंसान है जिसके दिमाग में कीड़ा है, आइडियोलॉजी कीड़े वाली है, और हाथ में हथियार नहीं है, जिनको OGW कहते हैं। तो जब तक उनका सुपड़ा ना साफ किया जाए, तो कल दूसरा बंदा आ जाएगा हथियार उठा के। अब पहलगाम के बाद देखिए सर, 90 दिन वो लोग कश्मीर में घूमते रहे, किसी ने उनको खिलाया, किसी ने उनको रखा, किसी ने उनको गाइड किया, किसी ने उनकी शायद मलहम पट्टी भी की होगी, अगर बीमार होंगे लग जाती है कई बार। तो ये लोग कौन है? ऐसे हैं ना सर। तो ये जैसे मैं कह रहा था, मिड 90s में जैसे कश्मीर में टेररिज्म बढ़ा था, उसके बाद यहाँ डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, भद्रवाह बचा रहा था मोर एंड लेस, किश्तवाड़ बिकॉज बिल्कुल हक करता है
किश्तवाड़ और डोडा आप देखें चिनाब के साथ हैं सर, और भद्रवाह थोड़ा हिमाचल की तरफ है। और भद्रवाह का एक और खूबसूरती है कि पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा, दोनों कम्युनिटीज़ के लोग पढ़े लिखे हैं। ये नहीं कि भद्रवाह तहसील में ऐसे नहीं हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना किश्तवाड़ और डोडा में हुआ था। तब डोडा डिस्ट्रिक्ट होता था, किश्तवाड़ और भद्रवाह तहसीलें होती थी। अभी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट अपने आप में अलग है, डोडा अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो टेरेन बहुत टफ है। और ये जो स्टेटमेंट है ये दर्शाता है कि होलिस्टिकली अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको जो हथियार लेके चल रहा है उसको तो ठोकना ही है, जो लोगों का सबवर्शन कर रहा है, दिमाग में कीड़ा भर रहा है, जो आइडियोलॉजी स्प्रेड कर रहा है, उसको मारना भी उतना आसान है, उसको काबू करना उतना आसान है। तो होपफुली, तभी मैं कह रहा हूँ उनको भी पता होगा कि ये घर किसका है, विलिंग होस्ट का था, अनविलिंग होस्ट का था जो डोक उड़ाया है, और उस कॉम्पनसेशन भी उसी हिसाब से होगी, पनिशमेंट भी उसी हिसाब से होगी सर। आज की डेट में कि जो ये आतंकवाद है वो कितना रह गया, मुझे मैं आपको बताता हूँ। अर्ली 2000 की बात है, जब मैं पहली बार गया था, जम्मू गया, और माता के दर्शन करके फिर हम चले गए थे पटनी टॉप की तरफ। और पटनी टॉप पे रात हो गई थी, तो एक आपके कुड नाम की एक जगह है, खुद जी, कुड, हाँ, तो वहाँ पे एक रेस्ट हाउस है, वहाँ पे रात में रुके थे। तो वहाँ पे भी यही था कि तो साहब की अगर कुछ आवाज़ हलचल सुनाए तो सुनाई पड़े तो आप लोग जो है वो फर्श पे लेट जाइएगा। और वहाँ पे भी एक सीआरपीएफ की एक सेक्शन तैनात था, हाँ उसके और बाद वो बैरियर कहते भी थे कि था। साहब की वो पहाड़ी जो सामने वाली है उसके ऊपर मिलिटेंट है। तो ये कुड तो पूरा आपका ये मेन एरिया आ गया, और पटनी टॉप के पास में ही एक और जगह थी, क्या नाम था सन्ना सर, उसका, सन्ना सर। सनासर, सनासर। तो वो कहे कि साहब के सनासर में लोग जाते थे, लेकिन उनको भी बड़ा रेस्ट्रिक्ट करके भेजा जाता था कि भाई यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये तो पूरा आपका ये समझ लीजिए कि ये पूरा रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है इसका एरिया है, यहाँ पर भी पूरा था। हाँ ये तो उधमपुर में आ गया सर, रामबन तो फिर भी आगे है खुद तो उधमपुर में आ गया, हम्म, बिल्कुल जम्मू के पास। वह खुद अगर आप देखें प्रैक्टिकली वैष्णो देवी के पीछे है सर। अगर आप हाँ, बैक टू बैक देखें नक्शे में, इज वेरी क्लोज। पंचैरी आता है और उस तरफ आगे फिर खुद वाली पहाड़ी आती है, एक ही श्रृंखला ही है। तो उस टाइम था सर, आज वो वैसा नहीं है। आज अभी ऐसा तो नहीं कह सकते कि जम्मू में धमाका नहीं होगा, जम्मू प्रोविंस का इलाका है ये, बट ये जो ग्रुप घूम रहा था सैफीउल्लाह का, वैसे ग्रुप कठुआ में घूमता रहा काफ़ी दिन पहले। तो अभी क्या है कि ये लोग छोटे ग्रुप में आ रहे हैं, और ये बेटर ट्रेंड है, जैसे कहते हैं एसएसजी वाले हैं, जैसे एसएसजी के नमूने हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये आजकल ना सर, जैसे वो पहले आके ना जब लोकल टेररिस्ट साथ में होते हैं तो वो दिखावा करते हैं, दे शो वेपन अपने एरिया में, मोहल्ले में दादागिरी करने का, दिखाने का। ये वो लोग ये नहीं करते। प्लस आपने वीडियो देखा होगा, कल सैफीउल्लाह का परोंठे बना रहा था। एक वीडियो आया था उसके मरने के पहले का, वो परोंठे बना रहा है और बाकी 5-6 टेररिस्ट के साथ बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और कहता है वो फिर लंबी लंबी छोड़ रहा है, मैंने 6 साल अपने 10 साल दुबई में गुजारे, पता नहीं कितने साल कहाँ गुजारे। तो उसने पूछा आपकी उम्र कितनी है, कहता है ये 24-25। तो माँ से के पेट से निकलते ही वो फॉरेन विजिट पे चला गया था वो तो खैर वो जाहिल लोग हैं, वो तो हैं ही हैं। पर ये लोग हमेशा ना सेटलमेंट से दूर रहते हैं। ये अपने दूर दराज के किसी इलाके में, वहाँ का जो OGW नेटवर्क है उनका अपना जो है, तो उसमें चलते हैं। तो इसलिए इनकी थोड़ी सी लाइफ थोड़ी बढ़ गई है। अदरवाइज कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में अगर आप टेररिस्ट की एवरेज लाइफ देखें तो 6 महीने होती है, 6 महीने से ऊपर एवरेज। कोई 2 दिन में मारा जाता है, कोई 2 साल में मारा जाता है, एवरेज आगे 6 में। तो सफीउल्लाह भी 2 साल का ही था। बीच में एक टेररिस्ट था, पहलगाम में भी था, और एक किश्तवाड़ में पहले भी था, जो 10-10 12-12 साल टेररिस्ट रहे। पर वो क्या कहते हैं ना उसको, आउटलायर्स थे। तो अभी जो आपने जैसे वैष्णो देवी की यात्रा के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था, वैसे वाला थ्रेट नहीं है सर। बहुत खत्म हो चुका है, और सिविल एक बार टारगेट्स आए को थे क्या वो रियासी में, कौन सा गांव है जिसमें, धनारी क्या नाम है उसका? रजौरी में सर, जहाँ आधार कार्ड चेक हुए थे, हाँ हाँ हाँ, रजौरी में। तो सर क्या नाम है वो उसका? अ, सर आपने नाम पूछ के मेरे से गलती कर दी ना, मैं बोलता रहता तो मुंह से अपने आप निकल आता मैं नाम धनारी या आपको पता, इट विल जस्ट कम टू मी सर, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। आपको पता है मैं नाम भूल जाता हूँ, तो मेरे की टांग खींचने के लिए नाम पूछते हो। तो रजौरी में सर, ये वो फेज थी जब गलवान के बाद फौज मूव की, और उसके बाद एकदम से वैक्यूम हो गया था रजौरी और पुंछ इलाके में। और बेसिकली ये यूनिफॉर्म फोर्स थी उधमपुर इलाके की, जो यू फॉर यूनिफॉर्म, यू फॉर उधमपुर,
वाली, वो पूरा हेडक्वार्टर चला गया था, अभी भी लद्दाख में है। और ये रियासी, रजौरी और पुंछ इलाके में से धांगड़ी 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 मेरे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं सर। अभी आप मेरे को पूछेंगे तो मेरे गांव का नाम भूल गया, तो वो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है सर। तो वहाँ इन्होंने आधार कार्ड चेक करके मारे थे। उस टाइम तो ये था ना सर, यहाँ वैक्यूम था, तो ये सारे उठ के पीओजे के वाले लोकली मान लीजिए, बिकॉज लाइन के उस तरफ वही खान पान, वही पहना मैनरिज्म, बोली सब सेम, तो वो उठ के इधर आ गए, यहाँ उनके मिल गए इनको गाइड्स। तब एसएफ की भी कैजुअलिटीज हुई थी, 4 तो उनके एक ऑपरेशन में चले गए थे, एक ही साथ इकट्ठे। तो वो फेज आई थी 3 साल पहले। उसके बाद फिर उस वैक्यूम को फिल किया गया। पहले CAPF आई, और इसके बारे में हम समय से समय आपके प्लेटफॉर्म में बात करते थे उस टाइम। फिर वो फोकस शिफ्ट हुआ कठुआ और फिर भद्रवा, इधर किश्तवाड़ की तरफ। सैफीउल्लाह के ख़त्म होने के बाद इनका ये मॉड्यूल तो ख़त्म हो गया है, अनलेस अनटिल कोई और बीच में इन्फिल्ट्रेट कर गया हो। जब तक नॉर्मल पब्लिक में जानकारी ये है कि आज की डेट में किश्तवाड़ जो है वो मोर और लेस ओके है। लेकिन इस ग्रुप ने सर सबवर्शन बहुत की है और रिक्रूटमेंट भी बहुत की है मरने से पहले, क्योंकि लोग घूमते थे और खबरें आती थी कि ये मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, कईयों को गोली चलाने के लिए हथियार पकड़ा देते थे। सैफीउल्लाह के पास M16 थी, तो वो फायरिंग वायरिंग करवाते थे। तो इसका भी इम्पैक्ट क्या है और उसका कितना बचा हुआ है पीछे, कितना इसका और है, कोई और ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया, वो आने वाला समय बताएगा। बट अभी थिंग्स लुक ओके। अभी तो सर हंटिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, गर्मी। छम कितनी दूर है? छम तो पाकिस्तान में है सर, तो POJK में है। तो छम सर अखनूर, अगर आप क्रो फ्लाई देखेंगे तो 50 किलोमीटर है सर जम्मू से, 30 किलोमीटर अखनूर है सर। हमको छम क्यों छोड़ना पड़ा? छम सर हमने H47 में ही उन्होंने छम ले लिया था, तो हमने उसको छुड़ा लिया था लड़ाई करके। और छम्प एक बड़ी फर्टाइल ग्राउंड, पूरे इलाके में जो सबसे फर्टाइल एरिया है वो छम्प का है सर। और बाद में 65 और 71 में दोनों बार ये हुआ कि 65 में तो सरेआम हुआ कि जहाँ जहाँ पे हम लड़ाई से पहले थे वापस चले जाओ। तो 65 का और 71 में छम्प, आप छम्प छोड़ने की बात कर रहे हो सर, हमारी यूनिट मूव की, थोड़ा हट रहा हूँ टॉपिक से। जम्मू कश्मीर में जब यूनिट मूव होके तो हमारी पेमेंट, बैंक चेंज होता है ना सर, पेमेंट जहाँ जवानों की सैलरी आया करती थी, फिर हम लोग ड्रॉ करके जवानों को कैश पेमेंट किया करते थे, वो जमाना अलग था। तो हमारा जो चेक आया ना सर SBI छम्प के नाम पे, और छम्प को पाकिस्तान में गए हुए 25 साल हो चुके थे। ये तो हाल है सर हमारे PCDA का। तो वो दे दिया था सर। अब आप मुझे पूछोगे हाजी पीर पास क्यों दिया, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है इन चीज़ों का सर। आई हैव नो आंसर, देयर इज नो पॉइंट जस्टिफाइंग। छम तो हम रिट्रीट किए थे ना, बी के किनारे पे तो है ये। हाँ, प्लांवाला के साथ, प्लांवाला के साथ है सर। पहले प्लांवाला आता है, प्लांवाला के सामने छम्प है। उसको आज भी जो हमारे यहाँ बसेस चलती हैं सर इस रूट पे, उसको अभी भी छम्प रूट बोलते हैं, लेकिन छम्प हमारे पास है नहीं। तो ये जब अटैक आया था, बिकॉज अखनूर हमेशा उनकी सर पाकिस्तान की प्लान में, पाकिस्तान जो लड़ता है ना सर हमसे, उसके 2 बड़े क्लियर फंडे होते हैं। एक फंडा ये है कि इसको जम्मू और कश्मीर में रखना है, कॉन्फ्लिक्ट को बाहर लेके नहीं जाना। ये आप 99 में भी देखेंगे, 47 48 में भी देखेंगे, 65 में भी देखेंगे, और कारगिल में भी देखेंगे। 99 71 तो फिर हमारा इनिशिएटिव हो गया था, तो बात लग है। और दूसरा इनका ये होता है कि इन्होंने अखनूर को पकड़ना है ताकि चिनाब, भारत और इनके बीच में चिनाब दरिया बड़ा सा ऑब्स्टेकल बन जाए, और फिर उसके ऊपर वाला पुंछ, रजौरी, पूरा पीर पंजाल उनके पास, ताकि उनके इस्लामाबाद और वो सारे को डेप्थ मिल जाए। तो ये उनका शुरू से छम्प में, एक बार थोड़ी, छम्प तो 3 बार हर लड़ाई में इन्वॉल्व हुआ है। और 99 में भी सर जब ये चल रहा था कारगिल में, तब भी प्लांवाला में काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज प्लांवाला एक ऐसी अजीब सी जगह है सर जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों मिलते हैं। देयर इज अ पॉइंट जिसके ईस्ट में फिर इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाता है, जिसको पाकिस्तान नहीं मानता, वो उसको वर्किंग बाउंड्री कहती है, और हम उसको कहते हैं कि दैट इज़ इंटरनेशनल बॉर्डर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड्स वगैरह हुई थी, और जनरल तेज पाठक थे सर, स्पेशल फोर्सेस के GOC। उनको फिर बोला गया था ठंडा करो इस इलाके को। यहाँ तो काफ़ी कुछ हो गया था सर, तो लोगों की नज़रें कारगिल पे थी, यहाँ भी कुछ हुआ था। तो छम्प, अच्छा, हाँ सर, ये तो कहीं आया नहीं कहीं। अब अभी 25 साल बाद हम बात कर सकते हैं सर कि आएगा अपनी कहीं, बिकॉज ये हमारा अपना इलाका है सर, हम लोग वहीं से बिलोंग करते हैं, तो वी नो।
तो अगर आप मुझे पूछते हैं कि क्यों गया, तो आई हैव नो रिप्लाई सर, बिकॉज टेबल पे अब फौज जगह जीतती है और फिर टेबल के ऊपर पॉलिटिशियन दे आते हैं, तो नहीं, कुछ ये नहीं कर टेबल सकते पे फिर। नहीं गया था, ये तो टेबल पे थोड़ी गया था ये। हाँ सर, हमारा ये एक्चुअली 71 में तो ये अंदर आ गए थे, अगर आपको याद होगा, इन्हों कोई ऑलमोस्ट 120 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान अंदर घुस आया था। एंड हम लोग तवी पे आगे, फिर तवी जो मनवर तवी के इस तरफ आ गए। पहले हमारे डिफेंसेस मनवर तवी के आगे थे। तो ये 120 किलोमीटर हमने इनफैक्ट 65 में भी घुस गया था वो, ग्रैंड स्लैम के टाइम पे, जब उसकी वो घुसपैठ जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था वो नहीं चला, तो उसका जो बैकअप था उन्होंने शुरू कर दिया था। और 71 में तो फिर ये हमारी फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ गया था पीछे, एयर सपोर्ट ढंग की थी नहीं। मैं इस पर जी काम भी कर रहा हूँ, एक शायद मैं किताब भी लिखूंगा फर्स्ट हैंड काउंट्स पे। तो इन्होंने छीन लिया था, फिर हमने वापस छीन लिया। तो अब 71 में तो हमने बड़ा कुछ किया सर, जीतने के बाद भी हमने कुछ बड़ा कुछ खोया। हाँ, वो तो खैर गजब ही है। ये उसका एग्जाम्पल है सर। वो तो खैर गजब ही है। आइए थोड़ा सा चलते हैं हम बांग्लादेश की तरफ। सर बांग्लादेश के बाद फिर थोड़ी ट्रम्प अंकल की भी बात करनी है। ट्रम्प अंकल आप जानते हैं आजकल तो पूरे जिहादी हो रहे हैं वो। वो हमेशा से जिहादी थे सर, वेस्ट को हमेशा जिहादियों के साथ ही काम करना अच्छा पसंद है, डेमोक्रेसी के साथ काम नहीं करते ये। रोजाना धमकी देते रहते हैं ट्रम्प अंकल। लेकिन ये बांग्लादेश में जो हो रहा है वो दैट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। ये पूरी की पूरी जो उनके ये समझ लें कि वक़ारुज़्ज़मा की चल रही है, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर के या उस समय जो चीफ एडवाइज़र थे कमरुज़्ज़मा, हू वाज़ द पैरेलल पावर इन द मिलिट्री, वो उसको शंट आउट कर दिया गया। तो इसका सीजीएस को तो भी निकाल दिया और तारिक डीजीएफआई को भी रहमान निकाल। को तारिक रहमान तो फिर जमात के टोटल एंटी जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो यही तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं सर, ये जाएगा, उसके बाद चॉइस नहीं है, बिकॉज सीजीएस और डीजीएफआई दोनों फायर हो मतलब चेंज कर दिए गए हैं, जो यूनुस मियाँ के बंधु थे और जिनको पाकिस्तान से बहुत प्रेम था। बट द प्रॉब्लम इज सर, ये जाएगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जितना मर्जी बदतमीज हो, उसने पास्ट में जो मर्जी किया हो, हमारे खिलाफ हथियार बेचे हो, एंटी इंडिया पार्टी का एटीट्यूड हो, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और इस हालत में बनता है कि आपकी इकॉनमी टूटी हुई है, आपके चारों तरफ से हमने आपको घेरा हुआ, करोगे क्या? वो तो करेगा ये सब कुछ सर, लेकिन क्या जमायती इसको करने देंगे? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। अभी आपने कल एक वीडियो देखा होगा, एक जमायती कैंडिडेट, जीता हुआ कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा है, नमस्ते नमस्ते कर रहा है, थैंक यू बोल रहा है, तो उसके साथ वाले लोगों पर टीवी बंद करो, टीवी क्यों लगाया आपने? तो ये शरिया लगाना चाहते हैं बांग्लादेश में, रहमान वो होने नहीं देगा। तो अभी ये आपस में लड़ना, अभी बड़ी जल्दी सर आपको बांग्लादेश में सिविल वॉर होती हुई नजर आएगी। तो क्या है, तो जमात के पास इतनी पावर है, जमात को तो यूनुस सपोर्ट कर रहा था इसलिए वो कर पाए थोड़ा बहुत। और सर यूनुस को यूनुस लाया की कौन? वजह से जो इन्होंने रिगिंग की है, उसके वजह से इनको इतनी सीटें मिल गई हैं। सर स्ट्रीट पावर तो है जमात के पास, यूनुस को लाने में, हालांकि जमात बैंड थी, वो सब कुछ था, लेकिन यूनुस को लाने में, शेख हसीना को गिराने में भी तो उनका हाथ है सर। जो बच्चों को चाहे गुमराह, आज क्यों एनसीपी वाले उनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों हार्डी वाली पार्टी अभी खिलाफ बोल रही, यूनुस की गालियां निकाले, कल उसका पुतला फूक रहे थे, कह रहे हैं जी हमें गुमराह किया यूनुस ने। बट यूनुस जिहादी स्टूडेंट्स, इस यूनुस तो बाद में आया ना, वो प्लांट वाल जो ग्राउंड पे लड़े लोग, जिन्होंने आगे जलाई और गाड़ियां जलाई, वो तो यही थे, जिहादी तो थे। यूनुस ने क्या किया, इनको जेल से रिहा किया जो अंदर थे, अदरवाइज इनकी स्ट्रीट पावर इनके पास है सर। और वो हमारे वाला हाल है सर, उनको 77% सीट्स हैं, चलो 1/3 ऑफ पार्लियामेंट इनके पास है, जमातियों के पास, बिकॉज उसमें फिर आप एनसीपी भी जोड़ लीजिए और जो वन फ्रिंज थर्ड नहीं एलिमेंट्स। है, 177, 1/3 हो थोड़ी। 77 प्लस 6 उसके हो गए सर, एनसीपी के 83, और वो जो तो बाकी जो एनसीपी तो इनके साथ कोऑपरेट कर नहीं रही आजकल। अभी फिलहाल तो है ना सर, वो तो गालियां निकाल रहे हैं उसको, बिकॉज उनको लगता है यूनुस और जमात ने हमारा नमूना बना दिया, बट हैं तो अपोजिशन में ना सर, दे आर नॉट विद बीएनपी। तो कल को ये आग लगाएंगे, चिंगारी भगाएंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक गदर मचेगा सर। और कल मुझे बात हो रही थी इससे पी गुरुज पे, तो ही वाज सेइंग कि एज पर उनकी जो रिपोर्ट है, विच आई डोंट हैव एनी थिंग्स एविडेंस नहीं है मेरे पास,
कि हर गांव में आर्म्स के डंप बनाए गए हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर अभी हर गांव के अंदर हथियारों का डंप है। वो किसने बनाए, किस लिए बनाए, गॉड नोज। बट अगर ऐसा सच है, अगर इसमें 10% भी सच है, बिकॉज बांग्लादेश को हम लिंचिंग के लिए जानते हैं, फायरिंग के लिए तो जानते नहीं सर। वो बेचारे फायर करते हैं तो कंधे टूट जाते हैं उनके झटके से राइफल के। बट क्या करें, मॉल न्यूट्रिशन नरिश्ड है ना सर। तो अगर ऐसा है तो फिर एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है सर। क्योंकि आप ये ना भूलें ना सर कि यूनुस था सीएए का बंदा। सीएए ने गेम खेली कि हंग पार्लियामेंट होगी, यूनुस को बना देंगे प्रेसिडेंट और कंट्रोल करके रखेंगे। वो हुआ नहीं, यूनुस को भागना पड़ गया, यूनुस के साथी भी भाग गए। तो अब सीएए खुश थोड़ी होगा सर। अब सीएए खुश नहीं है तो उसकी नाखुशी को जाहिर करने का सबसे बड़ा टूल उसके पास जमायत का है, जिसके ऊपर आईएसआई पाकिस्तान का होल्ड है। मगर दुनिया बाहर बैठ के तमाशा तो देखेगी नहीं सर। चाइना जिसको यहाँ से उन्होंने भगाया था, उसको भी एक थोड़ा, एक कौन सी मूवी थी सर, डम एंड डबर ना, डम एंड डमर, उसमें एक ब्रीफकेस मिलता है दो बेवकूफ लोगों को ना सर, तो उसके ऊपर लिखा होता है सैमसोनाइट। तो उनको लगता है ये मालिक का नाम है, कि वो बड़ी खूबसूरत लड़की होती है एयरपोर्ट पे, वो देखता है बड़ी खूबसूरत सी लड़की है, फिर वो चली जाती है, ब्रीफकेस वहां छोड़ देती है, उसने एक्चुअली रैंसम पे करना होता है, ये उठा लेते हैं। फिर उस सैमसोनाइट के चक्कर में वो ढूंढना शुरू करते हैं। फाइनली दे रीच द गर्ल, उसको पूछते हैं कि चांस क्या है आपका हमारे साथ प्यार मोहब्बत का। तो शी सेड 1 in a million। तो दे सेलिब्रेट दोनों कहते 1 in a million, इतना बड़ा चांस। तो चाइना को भी 1 in a million चांस दिखना शुरू हो जाएगा सर कि दे कैन गेट बैक इनटू बांग्लादेश। हम अपना देख रहे हैं तो ये यहाँ गदर मचेगा। ये मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, बाकी देखते हैं सर। रहमान जो चाहेगा वो कर नहीं पाएगा, बॉटम लाइन जो मुझे नजर आती है ये है सर। रहमान को तो अभी तक जो दिख रहा है वो तो इंडिया के साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है। उसके पास चॉइस नहीं है सर, रास्ता तो यही है ना, सुनो हमारे साथ हाथ मिला ले, सब ठीक करे, पर वो करने नहीं क्योंकि देंगे ना। इकोनॉमी की खराब तो है ही, टेक्सटाइल बिजनेस ठप हो गया है, बिजली है नहीं, तेल है नहीं, खाना नहीं है एक्सपोर्ट सर। जो है इस तरह से डाउन है, डॉलर है नहीं, और फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है, हर तरह की प्रॉब्लम है उसके पास तो। प्लस वो अभी अपने गंगा वाटर ट्रीटी का रिन्यूअल होना है। 6 गुना डेट बढ़ गया है यूनुस मियाँ के कार्यकाल में। इनका जो डेट है 6 गुना बढ़ा है सर। तो जो थोड़ा बहुत था इनके पास वही खत्म हो गया। तो आप जो कह रहे हैं वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने कहा, वही करेगा सर। बिकॉज आप उस गद्दी पे बैठ गए हो ना, आप जितने मर्जी एंटी इंडिया हो, एंटी जो भी हो, आपको करना पड़ेगा, लेकिन करने नहीं दिया जाएगा सर। पॉइंट इज दैट। रहमान तो करना चाहेगा, और उसको कौन बचाने आएगा? जियोग्राफी मैटर करती है सर, हम ही हैं, लेकिन उसको करने नहीं दिया जाएगा। तो फिर हमारे वो जो दिली तमन्ना थी कि वो चिकन नेक जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश वाली वो दोनों काटेंगे, वो तो डिफर हो गई फिर तो। सर चिकन नेक का तोड़ अपना अच्छा निकाल लिया ना, रेलवे लाइन और हाईवे अंडरग्राउंड। तो रही बात ऊपर से, तो जिस दिन चाहेंगे सर, हमें अगर जिस दिन जरूरत पड़ी कि हमें चिकन नेक का जो इलाका है उसको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चाहिए, बिकॉज हमें टैंक निकालने हैं, तो कोई दुनिया बांग्लादेश की औकात नहीं हमें रोक ले। वो ऐसे ही है। बट कोई अगर पूछे क्या करना चाहिए रहमान को, सर मेरा पर्सनल व्यू है कि रहमान को अपनी एक पुलिस फोर्स तैयार करनी पड़ेगी। बाहर देखना बंद कर दे, हमसे पंगे लेके लड़ना। उसका बॉर्डर हमसे और म्यांमार से मिलता है सर। हमारा कोई ऐसा है नहीं कि हम उनके उसमें घुस के गंद में कीचड़ में फंसेंगे। तो आई थिंक व्हाट ही शुड डू कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी ठीक करने के लिए, जमायतियों को काबू करने के लिए, इसको एक स्ट्रांग पुलिस फोर्स खड़ी करनी चाहिए, और आगे पीछे देख के आंख बंद करके अपने देश के अंदर फोकस करे, तो जाके इसको शायद एक मौका मिल जाए। फिर सब इंटरनेशनल रिलेशन हमारे साथ जो भी ठीक हो सकता है। आज जो प्रोफाइल है बांग्लादेश की सर, और जो जमायती जैसे वहाँ हैं, कट्टर हैं। हालांकि लोग कहते हैं, बांग्लादेशी पहले भी कह रहे थे कि जितना आप देखते हो वीडियो में इतना बुरा हाल है नहीं, बिकॉज वीडियो उनके आते हैं यहाँ, बाकी जगह काफ़ी शांति भी है। जब जब हिंदुओं को मारा जा रहा था ये बात आ रही थी। बट हम ये भी मान लें कि चलो जो दिखा रहे हैं वही सच है, तो भी उसका तोड़ बांग्लादेश को अपने घर के अंदर ढूंढना पड़ेगा, जो एक स्ट्रांग पुलिस फोर्स के साथ होगा। उसके अलावा कोई भी ये कट पेस्ट करके अगर इलाज करने की कोशिश करेंगे कि मैं दोस्ती कर लूँ पाकिस्तान से, मैं अमेरिका, चाइना, भारत,
It's not going to work out. चलिए, इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि जो भी कुछ दिख रहा है उससे तो लग रहा है कि भाई पाकिस्तान की प्रॉब्लम कम से कम अब उस लेवल की नहीं है जिसकी हो गई थी। अब थोड़ा सा मामला जो है वो काबू में है। उसमें तो फर्क, ऑफ कोर्स, हाँ, उसमें तो फर्क पड़ा है सर, नो डाउट्स। और उसमें जो है वो पाकिस्तान भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगा कि तारिक रहमान उनके साथ वैसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है जैसे दूसरे पहले कर रहा था यूनुस। लेकिन यूनुस भी साहब एकदम रातों रात भाग गया और उसका जो रेफरेंडम था वो भी डंप हो गया। उस रेफरेंडम का कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं होने वाला सर। मे भी उसका राज्यसभा वाला पॉइंट मान लिया जाए, बाकी तो प्रेसिडेंशियल पावर नोबडी इज गोइंग टू डू। सर पाकिस्तान का क्या कहना, जब अफगानिस्तान में सरकार थी अमेरिका के पॉकेट की, तो ये बोल रोते थे कि देखो वो है करजाई ने भारत को जगह दे दी, स्पेस दे दी, ये हो गया वो हो गया। तालिबान आई तो पाकिस्तान का सोपड़ा ही साफ हो गया। इनके तो ना बैड लक की खराब है सर, इनका तो टाइम हो चुका। तो बांग्लादेश में भी हसीन सपने देखने दो इनको सर, कुछ नहीं होने वाला। जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जस्ट कांट इग्नोर। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत को इग्नोर करके। चलिए, अब बताइए जरा सा कि ट्रम्प अंकल क्या करेंगे, ईरान में लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे? आपका बड़ा जो बेड़ा है बैटल ग्रुप का, उसमें अगर आपकी टॉयलेट आपकी ठीक नहीं हो रही है और कह रहे हैं उसके लिए उसको वापस डॉक पे जाना पड़ेगा समुद्र में। आप तो ज़्यादा जानते हैं, मरीन इंजीनियर हैं सर आप, कि वो जो उनकी जो भी उन्होंने हाई फाई टॉयलेट्स लगा रखी हैं वो रिपेयर नहीं हो सकती, और सारे की सारी चल रही है। तो ज्यादा मैथमेटिक्स हाई फाई की भी दिक्कत है सर। और जो आपने कैलकुलेशन दिखाई तो उसका जो ट्रांसलेशन टाइम में है कि 45 मिनट्स का वेटिंग पीरियड है। तो आप लड़ाई करने चले, अब ईरान को आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई अगले 4 घंटे मिसाइल नहीं मारना बिकॉज हमारे हमारे लोग थोड़े अपने आप को फ्रेश हो रहे हैं तो अब क्या लड़ाई लड़ोगे सर? इतना ताम जाम उठा के ले आए हो आप यहाँ पे। तो और आज एक इनके एक जनरल का स्टेटमेंट भी आया है कि इट्स गोइंग टू बी रिस्की। मैं तो इसको सिंपल ऐसे देखता हूँ सर, चाइना की लड़ने की तरीका देखें आप, और जो रशिया जिस सिचुएशन में कल उनकी रिफाइनरी पे अटैक हुआ है दोबारा, उनको अगर मौका मिले अमेरिका को फंसाने का ईरान में, तो उससे अच्छा और मौका क्या हो सकता है? सुपर पावर्स की लड़ाई में अपने घर से दूर, जो अमेरिका की पॉलिसी शुरू से रही है, घर के दूर दूर आग लगा दो। अब ये हो रहा है कि ईरान एक ऐसी जगह बन के आ रही है जहाँ पे चाइना, रशिया और अमेरिका तीनों घर से दूर हैं और लेने देने का कोई मतलब नहीं। लेकिन नुकसान किसको होगा? नुकसान सबसे बड़ा हुआ इसराइल को। ईरान पहले अमेरिका को नहीं अटैक करेगा सर, वो ठोकना शुरू करेगा इसराइल को, सऊदीज को, मे बी कतर एंड मे बी टर्की। तो अगर ऐसा हो गया सर, तो अमेरिका एक बेड़ा लेके आ गया, लड़ाई की, अमेरिका ने चलो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरा, और एक जहाज अगर इनका डूब गया, मेन वाला ना डूबा, दूसरे वाला डिस्ट्रॉयर डूब गया साथ वाला, तो किस मुंह से जाएगा? और कितनी देर अमेरिका यहाँ बैठ के, अगर इसराइल को आप वाइप आउट कर देते हो सर, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत हाई है कॉन्फ्लिक्ट में, तो अमेरिका का फुटहोल्ड क्या बचा है यहाँ पे? अब जॉर्डन में आपने जबरदस्ती घुसा के 4 कैंप लगा रखे हैं, शर्म शेख में 2 बिठा रखे हैं, वो दैट इज नॉट द फुटहोल्ड ना सर। तो जो इसराइल कर सकता है अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए वेस्ट एशिया में, वो अमेरिका खुद नहीं कर सकता। इस लड़ाई का सबसे बड़ा खतरा इसराइल को है। हालांकि इसराइल ही है जो कह रहा लड़ाई करो मतलब आयरनी सिचुएशन की ये है कि जिसको कहता है मैं 60% एब्जॉर्ब कर लूंगा, ये तो नोशनल बातें हैं ना सर। और अगर ये जो समुद्र में जो बेड़ा है, इसकी वनरेबिलिटी तब बढ़ जाती है अगर रशियन अपनी जो मिसाइल है, जो अमेरिका के पास साधन नहीं है उसको इंटरसेप्ट करने के, अगर 1 या 2 मिसाइल भी दे दिए ईरान को उसने, हाइपरसोनिक उनकी अपनी भी है, लेकिन जो रशिया वाली जो क्या नाम है केस है जो भी आई है, विच इज सिंपली बियॉन्ड एनीबडीज कैपेबिलिटी टू स्टॉप, तो एक ही तो चाहिए उसको, एक हिट मारना बस। तो स्टेक बहुत हाई है सर, लड़ाई लग सकती है, तो मैं शुरू से कहता हूँ 30% चांस है, लग भी सकती है बिकॉज ट्रंप वहाँ बैठा है ना, तो उसके बाद जस्टिफिकेशन है अदरवाइज कि ईरान को क्यों लड़ना चाहता है। पहले आया कहता तुम अपने बच्चों को मार रहे हो प्रोटेस्ट को, तो अभी वो न्यूक्लियर पे आ गया, वो कह रहा मैं न्यूक्लियर बनाता ही नहीं यार, खत्म होगी बात। पिछली बार तुम कह रहे थे हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, तो 1 साल में इतना कहाँ से उठ के खड़ा हो गया? सो 30% चांसेस बिकॉज ऑफ ट्रंप।
लॉजिक के हिसाब से तो मैं एज ए सोल्जर मुझे पूछोगे तो देयर इज नो पॉइंट फाइटिंग हियर सर। मगर फिर इजराइल का जो प्रेशर है यूएस पे वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाएंगे सर, और ये रशिया और चाइना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। इन्होंने ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उन्होंने तो पहले भी वो स्टारलिंक जैम कर दिया। तो अगर ऐसा होता है सर तो फिर ये जो शिफ्ट ऑफ पावर है वेस्ट टू ईस्ट, वो उसका फिर पिवट जो है वो ईरान में दिखेगी, बिकॉज ईरान पे रुकेगी नहीं ना बात सर। ईरान अभी चाइना के अंदर का 4 धमाके पिछले 72 घंटे में 4 धमाके हुए हैं, और 4 जो हैं वो अक्रॉस द कंट्री हुए। तो चाइना की अलग गेम चल रही है सर। एलईटी वाले कह रहे हैं कि हम अपने के कमांडर साथ की वो एलईटी किए, जी। वो धमाके जो चाइना वाले हैं वो एलईटी ने किए। एक धमाका जो सिंकियांग वाला उसमें एलईटी का नाम आ रहा है, बिकॉज जो इनका कत्ल अब्दुल कत्ल था जिसको लास्ट ईयर मारा गया था, जो हाफिज सईद का भतीजा था, उसको अननोन गनमैन ने मारा था पाकिस्तान में जेलम में। तो उसका जो श्रेय है वो चाइना के सिर पे डाल रही है एलईटी, ये कह के कि उसको मरवाने का जो उसका इंटेलिजेंस था, उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो चाइनीज ने दिए थे अननोन गनमैन को। इसका मतलब हम और चाइना बड़े अच्छे दोस्त हो गए सर। अब बात निकलेगी तो दूर तक ले जाएगी, यहीं छोड़ देते हैं। तो वो उन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है, कत्ल का बदला, अब्दुल कत्ल का बदला, वो हाफिज सईद का भतीजा था। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट पे हो रहा है, फूजियान में हुआ और एक इनके नदर्न कोस्ट पे हुआ, तो वहाँ तो अभी इनका एलईटी वगैरह का सिग्नेचर भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कौन करवा रहा है अभी चाइना से खबर आना थोड़ा टाइम लग जाता है सर, तो स्पेकुलेशन ही हो जाएगी आज की डेट में। तो एक तो आप एट्रीब्यूट कर रहे हो एलईटी को, बाकी कौन करवा रहा है फार ईस्ट में, कहाँ एलईटी का अभी तो लगता नहीं। तो गेम ये बढ़ती हुई नजर आ रही है सर। यहाँ पे धमाका हुआ तो फिर वहाँ क्या होगा, फिर कैसे फैलेगा, ये फिर एक वर्ल्ड वार टाइप सिचुएशन हो जाएगी सर। तो हम यही दुआ करते हैं कि यार हाथ वाथ मिला लो, एग्रीमेंट कर लो, इसराइल को ठंडा कर लो, निकल जाओ वापस। बिकॉज अब निकल भी नहीं सकता ना ट्रंप, वो ऐसा फंस चुका है, इतना माल यहाँ लेके आ गया है। पर कल एक इंटरेस्टिंग, मैं किसी का ऑब्जर्वेशन पढ़ रहा था कि क्या ये बिल्डअप जो है ये चाइना के खिलाफ तो नहीं है, कि अमेरिका सामान उठा के सारा गल्फ में ले आया, वेस्ट एशिया में ले आया, और ज़रूरत पड़ने से इसको उठा के वो अक्रॉस मलाक्का स्ट्रेट ले जाए। थोड़ा एम्बिशियस लगता है सुनने में, बट सुपर पावर्स की गेम सर अपनी होती हैं। और वो तो पैसिफिक से सीधा आ सकता है, उसको यहाँ इतना लंबा चक्कर काटने की ज़रूरत क्या है। तो ये थोड़े से डिबेटेबल पॉइंट्स हैं, बट एक डर्टी वार होने का है सर। अगर अमेरिका का जहाज़ डूबा कोई, तो वो आपको पता चला कि फिर हिरोशिमा और नागासाकी की तरह। वो तो ठीक है, लेकिन अगर जहाज डूब गया तो अमेरिका भी डूब जाएगा, ट्रंप वो डूब खत्म जाएगा। है, हाँ खत्म है सर। वो फिर वो सुपर पावर वाला तगमा उतर गया ना। मैंने तो अपर लिमिट रख रखी है कि भैया 5 सोल्जर भी मरे तो ये भाग छूटेंगे। जहाज में तो लेकिन हजारों होते हैं। ईरान सर पहले इनको अटैक नहीं, इसलिए ईरान जो है स्टार्ट जब होगा, अमेरिकन मिसाइल ईरान के ऊपर आएंगी, ईरान उनकी मिसाइलों की तरफ मिसाइल नहीं मारेगा सर, वो मारेगा इसराइल पे, कतर पे, सऊदीज पे। क्योंकि उसको पता है कि अगर अमेरिकन सोल्जर मारे मैंने शुरू में, तो अमेरिका में लोग खड़े हो जाएंगे ट्रंप के पीछे कि अभी तो जस्टिफाइड है, ये सीधा ठोकेगा। हाँ वो जैसे अब हजारों लोग हैं शिप के ऊपर, तो अगर 4,500 लोग डूब गए बेचारे, कुछ तो वॉशरूम के अंदर ही फंस जाएंगे, तो वो उसके साथ ही जाएंगे। तो बड़ा फिर तो ट्रंप हिस्ट्री है, उसके बाद अमेरिका भी हिस्ट्री है और ट्रंप भी हिस्ट्री है। सबसे बड़ा है सर इनका, सबसे बड़ा ये है इनका बैटल ग्रुप, ये जो जीआर फोर्ड है। हाँ, जेरल्ड फोर्ड सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो वो अगर उसमें नुकसान हो $13 गया बिलियन का है ये, $13 बिलियन। सर, तो $13 ट्रिकी है बिलियन सर, तो है। सिचुएशन ट्रिकी भारत है की सर इस। भारत की एनुअल स्पेंडिंग नहीं है $13 बिलियन। ट्रू सर, 13,000 करोड़ बताइए। सर। तो आपका क्या मानना है कि वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हल्ला गुल्ला करता रहेगा, और पिछली बार जिस तरह से इसने मांडवाली की थी, फिक्स्ड मैच खेला था ईरान के साथ में, वैसे ही फिक्स्ड मैच खेल के बाहर हो जाए। नूरा कुश्ती तो इनकी हिस्ट्री का हिस्सा है सर। ईरान और अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत बार नूरा कुश्ती खेली गई है, मगर उससे अगर ज़्यादा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी है तो एग्रीमेंट भी है। दोनों एग्रीमेंट हाथ मिला लें, टेबल पे फोटो खिंचवा लें, निकल लें अपने अपने रास्ते। ये कहे मैं न्यूक्स नहीं बढ़ाऊंगा जैसे, और नॉर्मल
बट इसराइल को आप इग्नोर ना करें ना सर, वो बीबी है, उसका सपना 95 से वो कह रहा है, 95 से लगा हुआ है, ईरान बन गया परमाणु शक्ति, मारो मारो मारो। और अभी और गप्पे चलनी शुरू होगी, मोदी जी जा रहे हैं इसराइल, तो अभी लोग कह रहे हैं जी अभी प्लान ये है कि पहले ईरान को चेपा जाएगा, उसके बाद इसराइल ने कहा मैं पाकिस्तान को चेपूंगा। हाँ, ये आया था, मैं देखा था कि भाई पाकिस्तान को चेपेगा, मैंने कहा वाह। और इसलिए मोदी जी जा रहे हैं। तो मैंने आज वो एक ट्वीट भी किया था भाई कि माशाअल्लाह, ऐसा होना ही चाहिए। माशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं आज वही ट्वीट किया इसलिए आज कि यूएई और सऊदीज की जो आपस में खटपट हो रही है, उसका रीजन क्या है, तो मैंने एक नक्शा सा डाल के ट्वीट पे डाला था आज। तो थिंग्स आर मूविंग सर, यहाँ पे वही है ना, इट्स नॉट ओनली अमेरिका ईरान सर, यहाँ पे गेम बहुत बड़ी चल रही है। अमेरिका के साथ सऊदीज हैं, वो ईरान का दुश्मन है, टर्की ईरान का दुश्मन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूएई, भारत और इजराइल अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। तो आई नो कहाँ जाके बात रुकेगी पता नहीं, डिफिकल्ट। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल रैना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।